आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, रामचंद्र पूर्वे बने निर्वाचन पदाधिकारी। महिला डॉक्टर से रेप हत्या मामले में संजय राव दोषी करार, 20 जनवरी को सजा का ऐलान। बिहार में इस एसपी के रौद्र रूप से डरकर मंत्री के भाई ने किया सरेंडर, खूंखार नक्सलियों को भी मनवा चुके हैं लोहा। संघर्ष विराम को लेकर कतर बोला, इजरायल और हमास के बीच समझौता रविवार को। हर मुश्किल में मदद, नहीं करेंगे दुश्मन से दोस्ती, रूस और ईरान के साथ में खाई 2 कस्में। नई पानी की टंकी के लिए बधाई, पाक के पहले स्वदेशी सैटेलाइट का बना मजाक। 63 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलने की तैयारी, लेकिन सरकार को सता रहा है ये डर। सैफ अली खान केस में आया अपडेट। रिंकू सिंह और एसपी सांसद प्रिया सरोज का रिश्ता तय, लखनऊ में होगी सगाई। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ ही इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को पटना में संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करना था। इस बैठक में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। रामचंद्र पूर्वे चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के संगठन चुनाव के लिए रामचंद्र पूर्वे को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में कई राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार किया है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वॉलेंटियर को दोषी करार दिया। 20 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया गया है। 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआई मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी। बिहार के बेतिया में पिछले दिनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें राइस मिल से एक मजदूर को पिस्टल दिखाकर अगवा किया जा रहा था। उसे गाड़ी में लेकर एक व्यक्ति गया और जबरन उसकी जमीन लिखवा ली। जब वीडियो की हकीकत सामने आई तो अपहरण करने वाला शख्स बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी का भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू था। पिन्नू पहले भी मारपीट और अपराध की अन्य घटनाओं को अंजाम देता रहा, लेकिन अपहरण मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या पुलिस सख्ती दिखाएगी? लेकिन बेतिया के एसपी डॉक्टर सौरी सुमन ने एसआईटी बनाकर पिन्नू को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि एसपी के रौद्र रूप को देखकर उसे आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसपी ने कड़ी चेतावनी भी दी है और अपना इरादा बता दिया है। पिन्नू फरार हुआ तो उसे दबोचने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू की। एसआईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। बेतिया से लेकर पटना तक छापेमारी की गई, लेकिन पिन्नू हाथ नहीं लगा। इस बीच पिन्नू चोरी छिपे सरेंडर करने कोर्ट पहुंच गया। वह सरेंडर नहीं कर सका, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई। पन्नू पुलिस के नाक के नीचे से फरार हो गया। गाजा में 15 महीनों से जारी संघर्ष पर विराम लगना लगभग तय हो गया है। जल्द ही गाजा में शांति देखने को मिलेगी। इजरायल की कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई का प्रावधान रखा गया है। शनिवार को कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम रविवार को 6:30 यानी भारतीय समय अनुसार रविवार दोपहर 12 बजे से प्रभावी होगा। शनिवार की सुबह इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए समझौते को मंजूरी दी, जिससे दोनों ओर के दर्जनों बंधकों को रिहा किया जा सकेगा और हमास के साथ 15 महीने से चल रहा युद्ध रुक जाएगा। इस समझौते के तहत अगले 6 हफ्तों में 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। बदले में इजरायल की ओर से कैद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा।
रूस और ईरान के बीच की डील ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कल यानी शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन ने पेजिशकियान का पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने 20 वर्षीय मिलिट्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेजेश्कियान और पुतिन के बीच क्रेमलिन में बैठक हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि रूस और ईरान ने हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग मजबूत किया है। पेजेश्कियान ने कहा कि आज की संधि सभी मानवीय क्षेत्रों में रूस ईरान सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय देशों के बीच समझौते के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट को चीन से लॉन्च किया गया। इसका नाम EO-1 है। इस लॉन्चिंग और सैटेलाइट की तस्वीर के साथ वहां के प्रमुख पॉलिटिशियन और नेता शहबाज शरीफ ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर शेयर किया। इसके बाद से ही शहबाज शरीफ के पोस्ट पर पाकिस्तान के पहले स्वदेशी सैटेलाइट को ट्रोल किया जाने लगा। यूजर्स इसे पानी की टंकी बताते हुए इसका मजाक बना रहे हैं। साथ ही इस पर और भी कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मूवमेंट बताते हुए इसे देश के विकास और कृषि क्षेत्र में एक क्रांति के तौर पर बताया। इसके बाद से इंडियन यूजर्स के अलावा पाकिस्तानी और अन्य देश के यूजर्स इस सैटेलाइट का मजाक बनाना शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र में नए प्रत्यक्ष कर कानून के लिए विधेयक पेश करने वाली है। इनमें प्रस्तावों को सरल बनाने, आवश्यक प्रावधानों को हटाने और भाषा को आम आदमी के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि संशोधन का काम करने वाली समिति ये तय कर रही है कि 63 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया कानून 2 भागों में होगा या 3 भागों में। हालांकि सरकार ने ये संकेत दिया है कि अधिकारियों के पैनल द्वारा मसौदा कानून को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसे समय में एक कड़ा संदेश देने का फैसला किया है जब उसे जटिल कर कानूनों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस बारे में एक विधेयक पेश करेगी जिसे बाद में टैक्स पेयर्स और एक्सपर्ट से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। सैफ अली खान केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इससे पहले शुक्रवार को भी खबरें सामने आई थी कि मुंबई से ही पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, लेकिन इसके बाद पता चला कि केस से उस शख्स का कोई लेना देना नहीं है। अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में पुलिस ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद ये साफ है कि पुलिस सैफ केस में फुल एक्शन मोड में है। मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच की दूरी देखी जाए तो करीब 1095 किलोमीटर है। मतलब ये कि पुलिस ने शहर के बाहर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि एक दिन पहले ही आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी सांसद प्रिया सरोज का रिश्ता तय हो गया है। सांसद के पिता केराकत से विधायक तूफानी सरोज ने टेलीफोन पर बातचीत में बताया कि दोनों का रिश्ता तय हो गया है और जल्द ही लखनऊ में सगाई होगी। पिता ने बताया कि दोनों परिवार वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। पिता तूफानी सरोज ने बताया कि दोनों परिवारों को रिश्ता मंजूर है, जोड़ी बहुत अच्छी है। रिंकू के परिवार वाले हमारे परिवार वालों से मिले हैं, रिश्ते को लेकर हमने भी मंजूरी दे दी है। प्रिया और रिंकू दोनों एक दूसरे से रिश्ते को लेकर तैयार हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों परिवारों को भी कोई आपत्ति नहीं है। रिंकू बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरी बेटी भी काफी पढ़ी लिखी है। एक सांसद के रूप में वो अच्छा काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी उसके काम की खूब सराहना करते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम भी चुनी गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम में एक बदलाव कर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज चुनी गई।
इंजरी से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। उनकी जगह हर्षित राणा को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बुमराह की वापसी होगी।